नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर उपस्थित हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए। आज बात करेंगे साथियों, कल का दिन तो बहुत ही हैट्रिक कहना चाहिए रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बहस हुई और संसद भी चली। संसद में प्रश्नकाल बहुत ही उत्तेजक रहा और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये सारी बातें आज करेंगे और उसके पहले की बात शुरू करें, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप ने अगर ये हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए अग्रसर होंगे। तो आज की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम ही है कि 3-4 दिन से लगातार 5-6 दिन से बल्कि बहुत गहमा गहमी चल रही थी और एक ऐसा आदेश जो है मुजफ्फरनगर के एसपी ने दिया था पहले तो, और फिर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार ने भी उस आदेश को और ज़ोर से बना दिया। और वो आदेश था कि ये जो कावड़िया जा रहे हैं उसके रास्ते में जो लोग अपनी दुकानें और फल फ्रूट बेचने वाले या खाना खिलाने वाले या चाय वगैरह पिलाने वाले या जो भी ढाबे वगैरह हैं, या तो उन सबको अपने उस दुकान के ऊपर या उस ठेले के ऊपर या रेडी पटरी के ऊपर अपने नाम लिखने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ कि एक विशेष समुदाय को, कहें तो मुसलमान जो व्यापारी हैं, उनको आघात पहुंचाने के लिए ये जो आदेश था वो निकाला गया। इससे उनमें हलचल मची और उनको लगा कि ये इससे तो हमारा जो है सारा धंधा चौपट हो जाएगा। जबकि होना ये चाहिए था कि भाई आप बेच क्या रहे हो, क्या सामान बेच रहे हो और क्या उसकी क्वालिटी है और उसकी रेट क्या है, ये अगर लिखवाते तो ज़्यादा उचित होता। लेकिन उन्होंने क्योंकि ये मामला सारा पॉलिटिकल है और धार्मिक एंगल से उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये आदेश निकाल दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पर सुनवाई की और अंतरिम रोक लगा दी। सुनवाई अभी जारी रहेगी। तो वो जो अंतरिम रोक है उससे वो रोक तो लग गई, लेकिन इसके पीछे जो कारण है, इस आदेश को निकालने के पीछे जो मंशा थी या जो कारण थे, वो और थोड़ी दूर तक जाते हैं। दूर तक इस तरह से जाते हैं, मेरा मतलब ये है कि इस आदेश को निकालने के पहले योगी आदित्यनाथ को 4 जून के बाद से ही, जब से रिज़ल्ट आए पार्लियामेंट के, तब से कॉर्नर किया जा रहा था। और केंद्र सरकार, मतलब भाजपा कह दें, केंद्र सरकार कह दें, योगी और मोदी और शाह कह दें, नड्डा भी उसमें शामिल ही हैं, और बी संतोष जो इनके महामंत्री हैं वो भी, ये सब मिल कर के योगी के ऊपर ज़बरदस्त प्रहार कर रहे थे कि आप बताओ हम यूपी में कैसे हारे। और उनकी मंशा ये थी कि इस कमज़ोर विकेट के ऊपर योगी आ गए हैं तो इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य 2-3 बार दिल्ली भी गए
शाह और नड्डा से बातचीत भी की। सब कुछ होने के बाद जब ये मामला चल ही रहा था कि योगी जी ने इस सारी विवाद से ध्यान भटकाने के लिए कहें या विवाद में दूसरा एंगल डालने के लिए ये आदेश निकाल दिया कि सबको नाम अपने लिखने पड़ेंगे। तो वास्तव में सारा एंगल चेंज हो गया, सारे लोग इसी पे बात करने लग गए और मोदी शाह को लगा कि इससे तो हमारी राजनीति गड़बड़ हो जाएगी। अगर अब हम हटाते हैं तो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय को हटा रहे हैं, एक तरह का ये मैसेज जाएगा। तो उन्होंने इन सारी हटाने वाली गतिविधियों को बंद कर दिया। अब इससे भाजपा को कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, क्या होगा आगे चल कर के, 10 उपचुनाव होने वाले हैं यूपी के अंदर। मुख्यमंत्री ने 10 मंत्रियों को उनकी प्रभारी बना दिए उन चुनाव क्षेत्रों के। ये सारे बातें हैं, लेकिन एक बार वो टल गया, फिर उस सारी राजनीति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने फिर रोक दिया। तो अब आगे क्या होगा देखते हैं ये सारा मामला। सुप्रीम कोर्ट में अच्छा, ये जो मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट अगर ये न आदेश देता तो ये भी खतरा था कि भाजपा के जो घटक दल हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड या जीतन राम मांझी या ये चिराग पासवान या लोकदल के ये जयंत, ये सारे लोग भी सकते में आ गए इस आदेश से कि इससे तो हमारी जो राजनीति है वो फ्लॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और या अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमको वो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। तो ये भी चिंतित थे। इन सब ने बयान दिए कि ये गलत है, ये आदेश, इसको तत्काल बदलना चाहिए। वो ये अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, तो इन सब की भी जान में जान आई। और तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरा मामला है वो काफ़ी बड़ा मामला था और 5-6 घंटे तक वो बहस चली। और मतलब नीट के ऊपर जो बहस हुई, नीट परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं किया जाए, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर लगभग 5-6 घंटे तक बहस चली। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्र बाबू, ये चीफ जस्टिस जो हैं चंद्रचूड़, वो उसको लगातार सुनते रहे। लंच के पहले भी सुना और लंच के बाद भी सुना। मतलब इस इशू का कितना बड़ा महत्व है ये इस बात से जाना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही सुनवाई 5-6 घंटे तक लगातार चलती रही। अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें जो है इसमें सामने आई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार तो कर ही लिया कि पेपर लीक हुआ है, और अब किस लेवल पे हुआ, क्या हुआ, इसकी बहस चल रही है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न और निकल के आ रहे हैं। अभी तक तो यही था कि भाई पेपर लीक हुआ है और किस लेवल पे हुआ, लेकिन अब 2-2 प्रश्न पत्र भी हैं और एक ही प्रश्न के 2-2 जवाब भी हैं कि आंसर नोट में। तो अब ये और ज़्यादा पेचीदा हो गया मामला कि 2-2 प्रश्न पत्र क्यों दिए। एक कैनरा बैंक से निकला वो अलग पेपर है, दूसरे SBI से निकले वो अलग पेपर हैं। तो एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा ये कि एक ही सवाल के 2 जवाब हैं। अब वो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये कन्फ्यूजन कर गए लड़के, और लड़कों ने अगर उस क्वेश्चन को नहीं किया तो उनके मार्क्स जो है कम हो गए। तो इस तरह से पूरा जो है मामला गड़बड़ा गया। अब इसमें एक और बात ये आई कि सीखर जो
राजस्थान में एक बहुत छोटा सा ज़िला है और शहर भी बहुत छोटा शहर है। उस शहर के अंदर 49 सेंटर्स हैं, जबकि बड़े बड़े शहरों में भी 2-2, 4-4 सेंटर होंगे। कहीं पे भी इतने सेंटर कहीं पे भी नहीं है। तो सीकर में क्या ख़ास बात है कि वहाँ पर 49 सेंटर दिए और 27,216 लड़के वहाँ परीक्षा देने पहुँचे। क्यों सबसे ज़्यादा लड़कों ने मतलब अधिकतर लड़कों ने उस सेंटर को चूज किया, ये भी एक प्रश्न बना। तो और इतना ही नहीं, उनमें से 149 बच्चे ऐसे हैं जिनको 720 में से 700 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं सीकर के सेंटर्स से। अच्छा, ये सारे सेंटर्स प्राइवेट स्कूलों के हैं, एक स्कूल शायद सरकारी है, बाकी सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। और सीकर जो है कोटा के बाद बड़ा हब कोचिंग सेंटर का बनता जा रहा है, उभर रहा है कोचिंग सेंटर का हब के रूप में। तो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो मालिक हैं उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, दिखती है इसमें। तो ये क्यों है? तो ये एक बड़ा घोटाला और लीक के साथ साथ ये एक घोटाला और है। तो और एक और बात ये निकल के आई कि छात्रों का पक्ष रखते हुए संजय हेगड़े जो वकील साहब हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमारा शिक्षा का जो मॉडल है वो व्यापारिक मॉडल है, और अगर शिक्षा का मॉडल व्यापारिक है, अगर शिक्षा व्यापार की वस्तु बन गई है, तो फिर उस देश का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि व्यापार में तो जो पैसा ज़्यादा देगा वही खरीद सकता है। जैसे नीट के एग्ज़ाम में जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने प्रश्न पत्र प्राप्त कर लिए, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिए, और एक ही सेंटर से 149 बच्चे जो है 700 से ज़्यादा नंबर भी लाए। जो 700 से ज़्यादा नंबर लाएंगे उनको सरकारी 600 साढ़े 600 से ज़्यादा नंबर लाएंगे उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और जो इससे कम लाएंगे उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर व्यापारिक मॉडल है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का बट्टा बैठ गया है, और इसको बिल्कुल नए सिरे से इसका सुधार करना पड़ेगा। बाकी कोई तरीका नहीं है कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ही होना है, सिर्फ पैसे वालों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे। अच्छा, आज संसद में भी ये प्रश्न उठा, नीट का प्रश्न संसद में भी उठा। प्रश्नकाल में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बहुत ही आक्रामक तरीके से इन दोनों ने बहुत ही आक्रामक तरीके से नीट के प्रश्न को उठाया। लेकिन शिक्षा मंत्री और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक ये शिक्षा मंत्री रहेंगे बच्चों को न्याय नहीं मिल सकता है, इनका त्यागपत्र होना जरूरी है। ये अपनी जिम्मेदारी समझें और त्यागपत्र दें। तो इसके ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब जवाब दिया तो उन्होंने मतलब उनके जवाब ने एकदम सबको चौंकाया, पूरे देश को चौंकाया, नहीं संसद ही नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, जबकि उन्हीं का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ये बोल रहा है कि हाँ साहब पेपर तो लीक हुआ है। कितने सेंटर्स में हुआ, कितने लोगों को मिला, कितने तक पहुंचा, ये एक अलग विषय है, लेकिन पेपर तो लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है।
और धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और यही नहीं कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा का ही नहीं, 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ संसद में बोल रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के झूठ बोलने के कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए। मतलब सारा देश जिसको मान रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है, वहाँ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 7 साल में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। 70 पेपर लीक हुए हैं। और अभी जिस एजेंसी से ये करवाए जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन, वो तो 2017 में ही ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी बिहार में। और अभी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम हुए तो यूपी में वो भी रद्द हुए। और वो ही एजेंसी थी सुरेश चंद्र आर्यवली, जिसको जो है मतलब जिसका प्रधानमंत्री से और काफ़ी संपर्क है। और पार्लियामेंट में केरल के एक नाम तो मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन केरल के एक सांसद थे, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया। तमिलनाडु के भी थे, दोनों ने ये प्रश्न उठाया कि भाई 9 अप्रैल को वापस क्यों खोला गया रजिस्ट्रेशन विंडो, और उसमें लगभग 24,000 लोगों का एडमिशन मतलब वो रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये कौन लोग थे और किसके कहने से ये खुला? ये बड़े प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के जवाब सीबीआई नहीं दे सकती। सीबीआई फेल हो गई है जांच करने में। जेपीसी बनाई जाए, ये दोनों ने मांग की संसद में। मैंने तो पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें लिखा था कि ये जो जांच है ये गलत दिशा में जा रही है, और जेपीसी के बिना इसकी जांच होना संभव नहीं है। जब झूठ बोलने में रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, शाह साहब कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने खैर महाराष्ट्र में कहा कि शरद पवार जो है सबसे बड़ा झूठा, सारी झूठ पार्टियों का झूठ बोलने का जो है उनका रिकॉर्ड है, वो सबसे बड़े झूठे हैं। तो भ्रष्ट है, सॉरी झूठे नहीं, सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। तो और उन्हीं शरद पवार को इन्हीं की सरकार ने पद्म विभूषण दिया था। तो ये क्या बोलते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है। सब जगह झूठ से, ये समझते हैं कि झूठ से सब जगह काम चल जाएगा, लेकिन झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। ये बात नरेंद्र मोदी को, शाह को समझ लेनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा के बाहर जब पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तब कहा कि मेरे को बोलने नहीं दिया संसद में, मेरा गला दबा दिया, और 2.5 घंटे तक बोले, और फिर कह रहे हैं कि गला दबा दिया, बोलने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें है। खैर अब ये लंबा हो गया है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों के भविष्य को लेकर के हम जितने चिंतित हैं, सारा देश चिंतित है, हम और आगे भी इस पर कार्रवाई बात करते रहेंगे। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट भी का भी स्वागत है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।